ऑलराइट, तो चलिए आज हम बात करते हैं आज की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कतर के अंदर हमारे 8 इंडियन ब्रदर्स को जो नेवी में काम करते थे, उन्हें वहाँ की गवर्नमेंट ने सज़ा सुना दी। यानी कि उन्हें लाइफ इम्प्रिजन भी नहीं, मतलब उन्हें सज़ा सुना दी गई कि उन्हें हैंग कर दिया जाएगा। तो ये सभी लोग इंडियन नेवी के ऑफिसर्स रह चुके थे। उनके ऊपर एक्यूजेशंस थे कि ये लोग इजराइल को इंफॉर्मेशन लीक कर रहे थे। तो अभी इंडियन गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया और उनकी सज़ा को कम कर दिया गया है। उनकी सज़ा को मतलब एटलीस्ट एक्सिक्यूशन से हटा दिया गया है और नॉर्मल लाइफ टर्म्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। कुछ कुछ सालों की सज़ा है। अब एग्जैक्ट क्या डिटेल्स है वो तो हमें नहीं पता है, बट हमें इतना ज़रूर पता चल चुका है कि हमें 60 दिनों का समय मिल चुका है ताकि हम जाके जुडिशियल रेमेडीज ले सके। लेट्स टॉक अबाउट ईरान। ईरान के अंदर जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले साल, एक्चुअली नॉट पिछले साल, 2020 के अंदर, यस ऑलमोस्ट 3 साल पहले या 4 साल हो गए यार। ओके, तो 3-4 साल पहले वहाँ के जो लीडर हुआ करते थे, जो मिलिट्री कमांडर हुआ करते थे, कजीम सुलेमानी, यूएस ड्रोन ने स्ट्राइक करके उन्हें किल कर दिया था। तो अभी कल परसों कह सकते हैं उसका उनका they were celebrating कि not really celebrating but they were just observing the what will we say, मतलब उनका कमेमोरेशन हो रहा था। कमेमोरेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे इस चीज़ को? Oh yeah, they were there to commemorate their commander। तो उसमें हुआ ये लेकिन कि जब वो सब लोग इकट्ठे हुए तो वहाँ पर एक ब्लास्ट हो गया। तो सबसे पहले तो ये एक्यूजेशंस आई कि ये ब्लास्ट तो पक्का यूएस और इजराइल ने ही कराया होगा। लेकिन बाद में पता चला कि ये ब्लास्ट तो एक्चुअली इस्लामिक स्टेट ने करवाया है। अब इस्लामिक स्टेट के बारे में तो आप जानते हैं कि इस्लामिक स्टेट और जो ईरान है उनकी आपस में इतनी बनती नहीं है। उनका आइडियोलॉजी वाइज कह सकते हैं कि अलग अलग है। जैसे कि शिया और सुन्नी का जो डिफरेंस है, शायद ये डिफरेंस है मेरे ख्याल से। तो ईरान के दुश्मन, यूएस के दोस्त। तो ये भी इंफॉर्मेशन आ रही है कि शायद ये जो अटैक हुआ है वो डायरेक्टली यूएस ने नहीं कराया, बट मे बी इनडायरेक्टली हो सकता है। यू नेवर नो। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक्स पे चलते हैं। भाई आम आदमी पार्टी जब आई थी तो उन्होंने कहा था हम तो करप्शन फ्री होंगे, हम तो ये करेंगे, हम वो करेंगे, और हम सभी ने उनके इन एजेंडास को बाय भी किया था। लेकिन पता नहीं अभी ये सिर्फ बीजेपी सरकार जानबूझ के उनके ऊपर एलिगेशंस लगा रही है, बट पिछले कुछ सालों में आपने देखा है कि उनके काफ़ी लीडर्स या तो पार्टी छोड़ चुके हैं या फिर उनके कुछ लीडर्स ऑलरेडी ईडी की क्वेरीज के अंदर फंसे हुए हैं या उनके ऊपर कुछ ना कुछ तो घोटाला चल रहा है। तो अभी एक नया घोटाला सामने निकल कर आया है कि मोहल्ला क्लिनिक्स जो चलते हैं, जो कि आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम तो फ्री में मेडिकल सुविधाएं प्राप्त करवाएंगे, तो उसके अंदर ये एलिगेशंस निकल कर आई हैं कि वहाँ पर बहुत सारे फेक यूजर्स रिपोर्ट किए गए हैं। यानी कि लोग हैं नहीं, बट उनके नाम पर बिल्स काटे जा रहे हैं, उनके नाम पर रिपोर्ट्स बनाई जा रही हैं मेडिकल लैब्स के अंदर। तो ये घोटाला कैसे हो रहा है? मतलब आप नंबर्स सुनिए। ऑलमोस्ट 12,000 के अराउंड ऐसे लोग हैं जिनके फ़ोन नंबर्स में सिर्फ जीरोज़ है। ऐसे 9,000 लोग हैं जिन्होंने फ़ोन नंबर दिया ही नहीं है, और 3,000 ऐसे लोग हैं जिनका फ़ोन नंबर है 9999999999। तो कुछ करना चाहिए यार सरकार को। अगर फ्री में कोई सुविधा है तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि वहाँ पर स्कैम्स भी चल रहे हैं खुलेआम। कुछ तो मेजर्स होने चाहिए ना। अब अगर ये स्कैम है भी या ये स्कैम नहीं है तो इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन बाहर निकल के आनी चाहिए। यार सरकारी पैसा जो होता है ना वो हमारा ही पैसा होता है, तो हमारा पैसा जो है उसका इस्तेमाल ठीक ढंग से तो होना चाहिए। अगर किसी को फैसिलिटी फ्री में मिल रही है जो कि अच्छी बात है, मतलब हेल्थ, एजुकेशन, ये सब चीज़ें फ्री भी होनी चाहिए, लेकिन यार उस पैसे का स्कैम तो नहीं होना चाहिए ना। तो ओके, अब हम चलते हैं भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर। जी हाँ, राहुल गांधी ने एक नई यात्रा को अनाउंस कर दिया है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जिसे पहले सिर्फ भारत न्याय यात्रा कहा जा रहा था। अब वो बन गई है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो कि चलेगी मणिपुर से ऑल द वे अप टू मुंबई, यानी कि नॉर्थ ईस्ट से ले लो और वेस्ट तक, यानी ईस्ट टू वेस्ट आप कह सकते हैं। तो ये स्टार्ट होगी, ये 14 जनवरी को स्टार्ट होगी और इसके अंदर 66 डेज तक यात्रा चलेगी। और इसके अंदर जैसे कि पिछली बार जब हुई थी तो 4,000 किलोमीटर लंबी चली थी और
और ये चली थी सितंबर 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक। लेकिन इस बार जो इस बार जो ये यात्रा होगी वो चलेगी 66 डेज के लिए। उप्स। और इसके अंदर जो इंडिया ब्लॉक के जो गठबंधन बना है उसके जितने भी एलीज होंगे उनको भी इनवाइट किया जाएगा कि आप लोग भी हमारी यात्रा का पार्ट बन सकते हैं राहुल गांधी जी के साथ। लेकिन इस बार ऐसा भी होगा कि सभी लोग, बहुत सारे लोग नहीं चलेंगे मतलब यात्रा के अंदर, मतलब बीच बीच में लोग जुड़ते रहेंगे बट थ्रू आउट नहीं होगा। बट कुछ ही लोग हैं जो कंसिस्टेंटली रहेंगे, जैसे कि राहुल गांधी और कुछ स्पेशल लोग, मे बी मल्लिकार्जुन खड़गे, पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, क्या उनकी बहन आएगी, मे बी एट सम प्लेस। एंड यस, वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, वो इस बार जब यात्रा करके निकलेंगे तो यूपी के अंदर बहुत टाइम बिताएंगे और यूपी के अंदर अमेठी भी जाएंगे जहां पर वो हार गए थे पिछली बार। बाय हुम, बताइए कमेंट्स में। ईडी ने केजरीवाल के ऊपर एक नया समन भेज दिया जी। अब जो नया समन गया उसके बाद अब केजरीवाल ने बोला है कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर मुझ पे ईडी की रेड्स करवा रही है क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। तो अभी ये लोग चाहते तो पहले भी मुझसे इन्वेस्टिगेशन करवा सकते थे, बट ये अभी इसी समय क्यों जानबूझ के करवा रहे हैं? इसका मतलब ये लोग चाहते हैं कि मैं लोकसभा कैंपेनिंग ना करूं और ये लोग हारना चाहें। क्या इस बात में सच लगता है आपको? मतलब ईडी के समन्स तो पहले भी आए थे और अभी भी आया, मतलब ये थर्ड समन था। और ऑलरेडी इनके 2 मिनिस्टर्स तो जेल में ही हैं, उन्हें अभी तक रिलीफ मिला नहीं है। यार पता नहीं क्यों मैं चाहता हूँ कि केजरीवाल एक अच्छा इंसान हो, बट जैसी न्यूज़ सुन रहा हूँ ना आजकल, उसको देख के तो ये लग रहा है कि यार केजरीवाल तो एक्चुअली में एक बहुत बड़ा डिसगाइज्ड पॉलिटिशियन है। मे बी ही इज गुड, मे बी इज नॉट। आप लोगों को क्या सोचना है इस बारे में? सितंबर 2, 2023 को इसरो ने स्पेस में लॉन्च किया था आदित्य L1 सैटेलाइट को। जी हाँ, ये एक ऐसा, एक्चुअली नॉट सैटेलाइट, ये एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो कि सन को स्टडी करेगा। जी हाँ, ये सन के नज़दीक जाएगा और उसे स्टडी करेगा। बट नज़दीक जाने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल उसके नज़दीक चला जाएगा, क्योंकि सन जो है बहुत ही ज़्यादा गर्म है। अगर उसके पास भी गया तो हो सकता है कि वो मेल्ट डाउन हो जाए। तो एनीवे, सो उसको स्टडी करने के लिए इट विल गो टू सम डिस्टेंस नियर टूवर्ड्स इट। तो वो जो डिस्टेंसेस हैं उसके हमने कुछ रेशोज बनाए हुए होते हैं। तो वो डिस्टेंसेस होते हैं L1, L2, L3 ऐसे। तो ये जो स्पेसक्राफ्ट है ये जाएगा आदित्य L1 में, L1 पॉइंट में, जो कि ये पहुंच जाएगा, कब पहुंच जाएगा? ये पहुंचेगा फ्राइडे को, यानी कि इसी हफ्ते पहुंच जाएगा। और ये जो L1 डिस्टेंस है, दिस इज अबाउट 1.5 मिलियन किलोमीटर्स फ्रॉम अर्थ। और अर्थ और सन के बीच में जो ओवरऑल डिस्टेंस है उसका ये 1% है। आप समझ रहे हैं कि हमारे पास 100 किलोमीटर्स जाने को है डिस्टेंस, बट वी आर ओनली गोइंग 1 किलोमीटर्स। बट इवन दैट 1 किलोमीटर्स इज स्टिल अ सिग्निफिकेंट गैप, जिससे कि हम स्टडी कर सकते हैं कि सन से जो रेज आ रही हैं उसके जो ओवरऑल जो अदर थिंग्स हैं उसे हम इफेक्टिवली स्टडी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। और आदित्य L1 की जो लाइफ स्पैन होगी वो होगी 5 साल। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी TRAI यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी डेटा रिलीज किया है, जिसके अकॉर्डिंग अक्टूबर 2023 के अंदर सोचिए कि कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स ऐड हुए। जी हाँ, वो एयरटेल नहीं है, वो जियो है। जियो के ऐड हुए ऑलमोस्ट 31.59 लाख, यानी कि अराउंड 32 लाख नए सब्सक्राइबर्स उन्हें मिले। और एयरटेल की बात करें तो एयरटेल को मिले हैं 3.5 लाख। काफ़ी गैप है यार, मतलब ऑलमोस्ट एयरटेल से 10 गुना सब्सक्राइबर्स जियो में आ रहे हैं। मैंने तो अपना नंबर जियो से पोर्ट करा के एयरटेल करा लिया था, बट इसका मतलब जियो की काफ़ी डिमांड है। और अगर वही बात करें जो हमारा तीसरा बंदा जो लड़ाई में अभी भी टिका हुआ है, वोडाफोन इंडिया ने एक्चुअली गेन करने की बजाय 20 लाख सब्सक्राइबर्स खो दिए। मुझे लगता है ये 20 लाख सब्सक्राइबर्स ही वोडाफोन से निकलकर जियो में चले गए। यार मुझे तो देखो जियो की सर्विसेज ना इतनी कुछ खास नहीं लगती। उन्होंने फ्री दे के बहुत सारे लोगों को कन्वर्ट तो करवाया, बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है उनकी सर्विसेज ना
दे नॉट एज गुड एज एयरटेल। तो मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे, आई एम प्रीटी श्योर, जिन्होंने जियो में जाने के बाद एयरटेल में कन्वर्जन कर लिया है। अब जैसे कि मेरे घर में जियो का ब्रॉडबैंड भी है, बट इफ आई कंपेयर इट टू द एयरटेल ब्रॉडबैंड, यार वो एयरटेल का ब्रॉडबैंड बहुत सही होता था, एक्सपेंसिव होता था। जैसे अभी मैं कंपेयर करूं तो 50-100 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं एयरटेल वाले, बट यार उनकी सर्विसेज जो होती है ना इतनी सही होती हैं कि मतलब आप उनको फ़ोन करोगे ना 15-20 मिनट के अंदर आके तो वो सब कुछ करके चले जाते हैं। और जियो के अंदर भाई पहली बात तो आप फ़ोन ही नहीं कर सकते आप उन्हें। उन्होंने एक नया सिस्टम रखा दिया है कि आपको जो भी कहना है पहले उनके आर्टिफिशियल असिस्टेंट चैट से बातें करते रहो, वो घुमाता रहेगा। मतलब यार आप रियल, और उनके किसी, आप जैसे मेरा भी ब्रॉडबैंड नहीं आ रहा था तो मैंने कंप्लेन की, सुबह मैंने कंप्लेन करी है और मुझे टाइम दिया गया कि शाम को 6 बजे के आसपास स्लॉट खाली है। भाई ऐसे काम करोगे क्या यार जियो, इतना पैसा दे रहे हैं, क्या कह सकते हैं। बट आप लोग मुझे बताइए आपका एक्सपीरियंस जियो के साथ कैसा रहा है, मतलब जियो और एयरटेल को कंपेयर करें तो आप कौन से प्लेटफॉर्म को प्रेफर करते हैं। मतलब मैं तो सीरियसली सोच रहा हूँ कि जियो से निकल के एयरटेल के ब्रॉडबैंड में दोबारा शिफ्ट हो जाता हूँ। एक एक्साइटल का भी एक आता है, बट एक्साइटल की सर्विस भी बहुत ही घटिया थी, कभी भी नेट उठ जाता था, बिल्कुल ही अनरिस्पॉन्सिव है, बट सस्ता बहुत है, स्पीड भी ठीक ठाक देता है, बट वही है यार, रिलायबिलिटी नहीं है ना। रिलायबिलिटी तो होना सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जैसे जैसे इंडिया के अंदर डिजिटल रेवोल्यूशन बढ़ता जा रहा है तो एक नई प्रॉब्लम उठ खड़ी हो रही है, और वो जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं आपने भी ज़रूर फेस की होगी, और वो प्रॉब्लम है ऑनलाइन डिजिटल स्कैम्स। जी हाँ, पहले चोरी हुआ करती थी, डाका पड़ जाता था, बैंक लूट लेते थे लोग, ठीक है। आजकल क्या होता है, आजकल होता है भाई ऑनलाइन स्कैम्स। आजकल फ़ोन जैसे कि पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो कि स्पाइंग करते हैं, बट ऐसे ही और भी स्कैम्स हैं जिसके अंदर नॉर्मल आप और मेरे जैसे लोग फंस जाते हैं कि कोई ऐसा OTP भेज दो या फिर कोई ऐसा सस्पिशियस लिंक आ जाएगा जिस पे आपने क्लिक किया नहीं और आपका सारा पैसा गया नहीं। और अब तो एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी आ गई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, यानी कि वो आपके पेरेंट्स के आवाज़ में आपके घर में फ़ोन कर देंगे और कह देंगे हमें पैसे की ज़रूरत है, इस अकाउंट में जल्दी से जल्दी ट्रांसफ़र करा दीजिए। या फिर वो फेक डिस्गाइज्ड किसी कंपनी का ID क्रिएट कर देंगे, और मतलब इतना एक्यूरेट बना देते हैं आजकल बिकॉज द टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम सो गुड कि मतलब जेन्युइन और फेक के अंदर आप आइडिया ही नहीं लगा सकते कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। तो स्कैम्स बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ते जा रहे हैं, और इस साल यानी कि 2024 में ओलंपिक्स भी होने वाले हैं। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी आने वाली है कि 2024 के अंदर जो ओलंपिक्स में जाने वाले लोग हैं, जब वो टिकट्स बुक करेंगे या फिर वो अपने इंटरेस्टेड इवेंट्स के बारे में कुछ पता करवाएंगे, तो बहुत चांसेस हैं कि ऐसी बहुत सारी सस्पिशियस वेबसाइट्स आ जाएंगी, सस्पिशियस स्कैम्स शुरू हो जाएंगे। तो आप लोग सावधान रहिएगा। आप लोगों को लग रहा होगा ना कि इजराइल और फ़लस्तीन की जो लड़ाई चल रही है उसके अंदर गाजा में जो इजराइल लगातार बम पे बम फेंके जा रहा है तो मतलब लड़ाई सिर्फ गाजा के अंदर हो रही होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। इजराइल और यूएस कहीं ना कहीं साथ में है, ठीक है। मोस्टली इजराइल सब कुछ कर रहा है, यूएस उसको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन एक कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो एक्सटर्नली प्रेजेंट हैं और वो भी लड़ाई के अंदर कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप थोड़ा सा इजराइल के ऊपर जाते हैं तो लेबनान का बॉर्डर आ जाता है। अब लेबनान वैसे तो अपने आप में बहुत गरीब देश है, लेकिन लेबनान के अंदर एक मिलिटेंट ग्रुप चलता है जिसका नाम है हिजबुल्ला। जी हाँ, हिजबुल्ला जो ग्रुप है उसके डायरेक्ट फंडिंग मिलती है ईरान से, और ईरान जो है वो पूरा सपोर्ट करता है पैलेस्टीन को। तो यानी कि वो लोग पैलेस्टीन के बिहाफ पे ईरान से पैसा लेकर उनके लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो अभी ये जो लड़ाई चल रही है उसके अंदर इजराइल ने लेबनान में जाके हिजबुल्ला के ऊपर भी अटैक करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो लोग भी वहां से फायर करते हैं रॉकेट्स, और वहां पे उनके कुछ लीडर्स को मार दिया गया है। तो हिजबुल्ला ने बोला है कि हम अब एक्टिवली इस लड़ाई के अंदर घुस जाएंगे अगर इजराइल हम पर ऐसे ही अटैक करेगा। यार मतलब दोनों तरफ से अटैक तो हो ही रहा है ना। तो एनीवे, मैं बस आपको ये बताना चाह रहा था कि हिजबुल्ला भी इसके अंदर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर बनता जा रहा है। इनफैक्ट देयर इज़ वन मोर एच, यानी कि एक तो हमास हो गया जो कि गाजा के अंदर ही है, और दूसरा हो गया हिजबुल्ला जो कि ऊपर की तरफ यानी कि लेबनान में हो गया, और थर्ड इम्पॉर्टेंट जो एच है दैट इज़ हुदीस, जो कि
यमन के अंदर पाए जाते हैं। थोड़ा सा आप इसराइल के राइट की तरफ, नीचे की तरफ आएंगे तो, और उन्हें भी डायरेक्ट फंडिंग मिलती है ईरान से। और ईरान के अंदर अभी अटैक हुआ जिसको कि इस्लामिक स्टेट ने अटैक किया। और अभी ये भी होता है कि उसके आसपास के जितने भी सी वेज हैं, जैसे कि रेड सी हो गया, तो इन सब जगहों पर भी हुतीज जो हैं शिप्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं, कमर्शियल शिप्स पे स्पेशली। और वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि ग्लोबली हम एक एक प्रेशर क्रिएट करें ताकि सभी कंट्रीज जो हैं इसराइल को रोकें गाजा के अंदर लड़ाई करने से। लेकिन अब इस चक्कर में ये हो रहा है कि जैसे इंडिया अपना अरेबियन सी है उसके अंदर उसने अपनी मैरीटाइम सर्विलेंस बढ़ा दी है, ऐसे ही यूएस ने भी बोल दिया है कि जो मैरीटाइम जो एरिया से जहाँ से भी शिप्स जा रही हैं अब हम उन्हें प्रोटेक्शन देंगे। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने हाउदीज के कुछ वेसल्स थे, जिस शिप्स थे जहाँ पे वो लोग जाके अटैक करने जा रहे थे, तो उनको डुबो दिया। तो यार ये लड़ाई मतलब फैलती जा रही है, इसके रेपरकशंस जो हैं सिर्फ गाजा के अंदर नहीं रह गए हैं। और गाजा तो क्या, और इसराइल ने तो कह दिया है कि चाहे कोई कुछ कह ले, चाहे आप यूएन में रेजोल्यूशंस निकाल लो, कुछ कर लो, ये लड़ाई हम नहीं रोकने वाले जब तक कि हम हमास को अच्छे से खदेड़ नहीं देते। मतलब प्रॉपर वो चाह रहे हैं कि पूरा गाजा सिटी के अंदर उनका वर्चस्व स्थापित हो जाए, पूरा बॉर्डर को वो अच्छे से सील कर देंगे तो अब ही वो मानेंगे। बट बहुत सारे पैलेस्टीनियंस ऐसे भी हैं जो सिविलियंस हैं, जो कि इनोसेंट सिविलियंस हैं, और वहाँ के वीडियोस को देख के सच में ऐसा लगता है कि यार एक लिमिट होनी चाहिए कि आपको अपना पॉलिटिकल जो ब्राउनी पॉइंट्स चाहिए होते हैं ना ऐसे वॉर्स करके, उसको हम कब तक जस्टिफाई करते रहेंगे। मतलब कब तक जो वर्ल्ड लीडर्स हैं एक सिविलाइज सोसाइटी के अंदर वॉर करते रहेंगे। अब जैसे कि रशिया यूक्रेन का वॉर, इन वॉर्स में क्या होता है ना कि आप कुछ टाइम तक तो ये वॉर होते हैं सिग्निफिकेंट, यानी कि आप और मैं आज तो इसके बारे में बात कर लेंगे, कल कर लेंगे, 1 महीना कर लेंगे, 2 महीना कर लेंगे, बट उसके बाद क्या होगा ना कि हमारा इंटरेस्ट जो है उस इशू के अंदर फीका पड़ता जाएगा। अब जैसे कि रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बारे में कौन लोग हैं, कितने लोग हैं जो एक्चुअल में अभी कंसर्न है या बात कर रहे हैं, हम भूल गए हैं। रशिया लेकिन अभी भी यूक्रेन पर अटैक करता रहता है, फंडिंग आना यूक्रेन को ऑलमोस्ट अब धीरे धीरे बंद होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं रशिया ने अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड उसमें स्टैब्लिश कर लिया है। यूएस जो स्टार्टिंग में बहुत उछल उछल के कह रहा था कि हाँ भाई हम तो पूरी फंडिंग देंगे, हम तो पूरा सपोर्ट करेंगे, कोई बात नहीं, नाटो का मेंबर नहीं है तो क्या हुआ, हम बना देंगे उसको मेंबर, उसने अर्जी तो डाली थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अब तो यूएस भी हट रहा है पीछे, यूरोपियन यूनियन भी पीछे हट रहा है। तो ऐसे ही जो पैलेस्टीन का भी जो इशू है, मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये चाहते हैं कि ये इशू भी एक नॉन सिग्निफिकेंट इशू बन जाए। जैसा कि अभी एक्चुअली देखा जाए तो अगर ये लड़ाई नहीं होती, अगर ये हमास के लीडर्स अगर वहाँ पर अटैक नहीं करवाते इसराइल में, तो ऑलमोस्ट लोग भूल ही गए थे कि पैलेस्टीन का भी एक इशू है। और कहीं ना कहीं ऐसा होने लग गया था कि इसराइल, इनफैक्ट सऊदी अरेबिया के साथ भी इसराइल अपनी संधि करने जा रहा था। वहाँ पर अभी इंडिया के अंदर भी जब G20 की बैठक हुई थी तो ये भी डिसाइड हुआ था कि इसराइल से होते हुए एक इंडिया तक जाने वाला एक इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बनाएंगे। तो चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी होती जा रही थी कि जो पैलेस्टीन का इशू है वो कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि ये दबता जा रहा है। तो ये भी एक रीज़न कहा जा रहा है कि जिसकी वजह से हमास लीडर्स ने इस पर अटैक करवाया। बट वही बात है ना कि यार आप अपनी बात अगर कहना चाहते हैं तो ये कौन सा तरीका हुआ कि आप दूसरों के घर में घुस जाओ, अटैक करो और सोचो कि हमारी बात जो है वो सुनी जाए। मतलब रेवोल्यूशनरीज कुछ ऐसे सेगमेंट्स भी रहे हैं जिन्होंने ऐसा किया है, जैसे कि इंडिया के अंदर हम बात करें तो शहीद भगत सिंह, उन्होंने भी कहीं ना कहीं वायलेंस का यूज़ किया अपनी चीज़ों को आगे रखने के लिए। उन्होंने भी जिस कोर्ट के अंदर उनका मुकदमा चल रहा था उसके अंदर बम फोड़े थे। लेकिन कहाँ तक हम इस चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हैं और कहाँ पर हमें ये, मतलब देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन व्हाट यू विल से इज़ टेररिज्म और व्हाट यू विल से इज़ अ रेवोल्यूशनरी स्टेप डन इन द राइट डायरेक्शन। मतलब ये तो हिस्ट्री बताएगा कि ये स्टेप क्या था, बट आई डोंट नो। मतलब मुझे तो ये वाली चीज़ बिल्कुल भी अपील नहीं करती कि हमास अगर सच में चाहता था कि उसकी बात को सुना जाए, तो मुझे लगता है आजकल इंटरनेशनली बेशक यूएन इतना वीक हो कि शायद वो एकदम इफेक्टिव स्टेप्स ना ले पाए, बट मुझे लगता है कि आज वो वाला टाइम नहीं है कि आपको ऐसे एक्सट्रीम स्टेप्स लेने पड़ेंगे। मतलब आप उसका फ़ायदा देखो कुछ हुआ, नुकसान देखो कितना ज़्यादा रहा, कितने सारे पैलेस्टीनियंस की मौत हो गई है। तो मुझे लगता है कि एक राइट तरीके से अपनी चीज़ों को आगे रखना चाहिए था, राइट तरीके से इश्यूज़ के ऊपर बात होनी चाहिए थी, पॉलिटिकल डिप्लोमेटिकली सब कुछ होना चाहिए था। बट
बट वो भी है ना कि जो माइटी है वो अपनी बात कहीं ना कहीं आगे रख लेता है। इसराइल बहुत पावरफुल है, वर्ल्ड का ऑलमोस्ट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज है मिलिट्री वाइज, और यूएस की पूरी फंडिंग और पूरा बैकअप है उसके पास। तो पैलेस्टीनियंस के पास वैसे भी कहीं ना कहीं चांस था नहीं। तो क्या ये मान लिया जाए कि वो जस्टिफाइड थे कि उन्होंने ऐसा एक एक्सट्रीम स्टेप लिया? क्योंकि वेस्ट बैंक की अगर हम बात करें, वहाँ पर जो पैलेस्टीन लिबरेशन समथिंग PLA जो था, उसको बोला जा रहा था कि कहीं ना कहीं वो सॉफ्ट पड़ चुका है, कहीं ना कहीं वो इसराइल के दबाव में आ चुका है, और उसने 2 स्टेट थ्योरी को एक्सेप्ट भी कर लिया था। बट हमास का ये एजेंडा था कि हम तो 1 इंच भी नहीं देंगे इसराइल को, हम चाहते हैं कि हम पूरा का पूरा एरिया अपने पास रखें। तो यार ये तो अपने आप में एक बड़ी फंडामेंटली फ्लॉड फिलॉसफी है। तो मुझे लगता है कि इस फिलॉसफी को अगर वो आगे पुश कर रहे थे तो ये तो बेवकूफ़ी थी। मतलब आप इसराइल जैसी पावरफुल कंट्री को हटा नहीं सकते ना आप। क्या तो आप खुद इतना पावरफुल बन जाइए कि कल को दूसरों को हटा दो, जैसे कि काइंड ऑफ अभी जो इसराइल कर रहा है कि कहीं ना कहीं वो पैलेस्टीन का नामो निशानी हटा रहा है कि सिर्फ इसराइल रहे। तो ये चीज़ तब हो सकती थी ना कि जब आप खुद इतना इन्फ्लुएंशियल हो जाएं। बट ये जो गुरिल्ला वॉरफेयर है या फिर ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, मुझे नहीं लगता कि ये जो एक्टिविटीज़ हैं उसको इतना सपोर्ट आज के ज़माने में मिल पाएगा। आपका इस बारे में क्या सोचना है? मतलब हो सकता है कि मैं बिल्कुल गलत बात कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसके बारे में बहुत बहुत एग्जैक्ट डिटेल्स में नहीं पता है। जितना थोड़ा बहुत मैंने इसके बारे में पता किया और पढ़ा है उसके बेसिस पे ही मैं बस अपनी बातें कह रहा हूँ। बट आप मुझे बताइए कि आपको इस बारे में क्या लगता है। बट जो भी है, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि इसराइल अभी जो कर रहा है, वो जो एग्रेशन है, उसको बिल्कुल रोकना चाहिए। क्योंकि अगर हमास की जो गलतियां हुई हैं, अगर इसराइल भी ऐसी ही चीज़ें कर रहा है तो इसराइल और हमास में कुछ ज़्यादा डिफरेंस रह नहीं जाता। फिर इसराइल अगर एक कंट्री है जहाँ पे डेमोक्रेसी चलती है, जहाँ पे अगर वर्ल्ड लीडर्स सिविलाइज्ड हैं, तो उन्हें एक सिविलाइज तरीके से इस चीज़ का हल निकालना चाहिए। क्योंकि अभी तो जो चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं उसमें सिर्फ यही लग रहा है कि वहाँ पर नॉर्मल इनोसेंट लोग हैं वही सफ़र कर रहे हैं, और बहुत बुरी तरह सफ़र कर रहे हैं। मतलब इतना बुरी तरह सफ़र कर रहे हैं कि उनके पास ना एड जा रही है, ना उन्हें खाने पीने के लिए चीज़ें मिल रही हैं। तो ऐसा भी वॉर मुझे लगता नहीं कुछ जस्टिफिकेशन है। बट देन फॉर दैट मैटर अगर हम देखें तो वॉर कभी भी वैसे भी जस्टिफाइड होता ही नहीं है। जैसे कि आप अर्मेनिया अज़रबैजान की भी अभी जो लड़ाई हुई थी, अब उसमें अज़रबैजान ने व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट प्लेस, किर्गिस्तान, नागोरो एंड काराबाख, हाँ, तो उस एरिया के ऊपर अपना कब्जा जमवा लिया, जबकि वहाँ पर 80% ऑलमोस्ट अर्मेनियंस ही रहते थे। बट अर्मेनियंस को वहाँ से पूरा का पूरा खाली करवा दिया गया। तो वैसे अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो भाई मुझे लगता नहीं कि सिविलाइज्ड या फिर सही तरीके से चीज़ों का निवारण सच में हो रहा है। हर जगह मुझे लगता है सिर्फ यही हो रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये बड़ी विचित्र समस्या है कि मतलब अगर हम आज की सिचुएशन में भी अगर हम ऐसी सिचुएशन में पड़ रहे हैं कि हमें लाठियों से अपनी बात कहनी पड़ रही है, मतलब इफ द स्वॉर्ड इज स्टिल माइटियर देन द पेन, देन दैट मीन्स वी हैव नॉट रियली ग्रोन अप एज अ सिविलाइजेशन। सैड फैक्ट। आईसीसी ने अभी अपने आईसीसी अवार्ड्स डिक्लेयर किए हैं 2023 के लिए, जिसके अंदर उन्होंने अपने कंटेस्टेंट्स की लिस्ट रिलीज कर दी है। जैसे कि मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर, उसके लिए 5 क्रिकेटर्स का नाम सामने आया है, जिसमें सबसे पहले आया है शुभमन गिल, विराट कोहली, डेरिल मिचेल एंड मोहम्मद शमी। तो इन 4 लोगों में से आपको कौन सा प्लेयर आपको ऐसा लगता है जिसे मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना चाहिए? क्योंकि विराट कोहली, शुभमन गिल और अपना मोहम्मद शमी, ये सभी जो तीनों इंडियन प्लेयर्स हैं यार एकदम लाजवाब प्लेयर्स हैं। और डेरिल मिचेल, तो आपको क्या लगता है कि किसे ये अवार्ड मिलेगा? बट एक चीज़ तो है कि इन 4 नॉमिनेशंस में 3 नॉमिनेशंस इंडिया के हैं, तो यानी कि ये ही अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। चलो कम से कम यहाँ तो ऑस्ट्रेलिया नहीं है, तो होपफुली कोई ये में से कोई अवार्ड किसी इंडियन को ही मिलेगा। तो लेट्स सी। बाकी आप मुझे बताइए कि आपको कौन सा प्लेयर को लगता है कि ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलेगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं।
लेट्स कीप इट टू दिस मच एंड आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप चाहते हैं इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो, मुझे बताइए। कुछ अच्छा नहीं लगा तो भी मुझे बताइए, और ऐसे ही बस अपना प्यार और अपने लाइक्स और कमेंट्स बना के रखिए, और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।